अभी तक आपने सुना विक्रम ने किस तरह रिया को बचाया। अब आगे सुनिए। विक्रम ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, रिया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये लोग वापस आ सकते हैं। बारिश की तेज बौछारें हमें भिगो रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी धड़कनें तेज थीं और ड्राइवर के गायब होने की चिंता मुझे खाए जा रही थी। मैंने कहा, विक्रम, मेरा ड्राइवर, हमें उसे ढूंढना होगा। विक्रम ने मेरी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, रिया, मैं वादा करता हूँ हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो मेरे डर को थोड़ा कम कर रहा था। उसने मुझे बारिश में भीगती सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा किया और कहा, यहीं रुको, मैं आसपास देखता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम, मुझे अकेले मत छोड़ो। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने मेरी ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो मैं समझ नहीं पाई। शायद चिंता, शायद कुछ और। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे पीछे पीछे चलो और जो मैं कहूँ वही करना। हम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क के किनारे चलने लगे। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। विक्रम ने तुरंत मुझे एक झाड़ी के पीछे खींच लिया और फुसफुसाया, चुप रहो। मोटरसाइकिल हमारे पास से गुजरी, लेकिन रुकी नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम का चेहरा अभी भी सख्त था। उसने कहा, ये लोग अभी आसपास ही है। हमें गांव में कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कुछ देर चलने के बाद हमें एक छोटा सा ढाबा दिखा, जिसकी लकड़ी की छत बारिश से कुछ राहत दे रही थी। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, हमें देखकर चौंका। कौन हो तुम लोग, इतनी रात को यहाँ? विक्रम ने शांति से कहा, हमारी कार खराब हो गई है, हमें थोड़ी देर रुकने की जगह चाहिए। बुजुर्ग ने हमें संदेह से देखा, लेकिन फिर अंदर बुला लिया। ढाबे में एक छोटा सा कमरा था, जहाँ एक लकड़ी का तख्त और कुछ पुराने कंबल थे। विक्रम का चेहरा पीला पड़ रहा था और उसका हाथ, जहाँ चाकू लगा था, अभी भी मेरी स्कार्फ से लिपटा हुआ था, जो अब बारिश और खून से भीग चुकी थी। मैंने चिंता से कहा, विक्रम, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हमें तुम्हें जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी और कहा, रिया, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, पहले हमें सुरक्षित जगह चाहिए। ढाबे के मालिक ने हमें 2 कप गर्म चाय दी और कुछ सूखे कपड़े दिए, साधारण से कुर्ते। हमने पीछे के कमरे में कपड़े बदले। सूखे कपड़ों की गर्माहट ने ठंड को कुछ कम किया। मैंने चाय का कप पकड़ा और विक्रम के पास बैठ गई। उसकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, विक्रम, क्या ये लोग मेरे पीछे थे? उसका चेहरा सख्त हो गया। शायद तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, रिया। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा पैसा, ये सब कुछ लोगों को ललचाता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसके गीले बाल माथे पर चिपके थे और उसकी आंखों में एक गहरी ताकत थी, जो दर्द के बावजूद कम नहीं हुई थी। मेरे दिल में फिर वही हलचल हुई, जिसे मैं बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी। ढाबे के मालिक ने हमें गर्म पराठे और दाल दी। खा लो, उसने कहा, तुम दोनों को इसकी जरूरत है। हमने खाना खाया और मैं बार बार विक्रम की ओर देख रही थी। उसकी मजबूत कलाइयाँ, उसकी मांसपेशियाँ और उसकी शांत ताकत, मैं इन सब से नजरें नहीं हटा पा रही थी। खाने के बाद विक्रम ने ढाबे के मालिक का फोन उधार लिया और रवि को फोन किया। लाइन में खड़खड़ाहट थी, लेकिन रवि की आवाज सुनाई दी, रिया, तुम ठीक हो? शुक्र है, ड्राइवर सुरक्षित है, वह पुलिस स्टेशन में है, शिकायत दर्ज कर रहा है। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन विक्रम का चेहरा और सख्त हो गया। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसने कहा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेगी, लेकिन हमें दिल्ली पहुँचना होगा, ढाबे के मालिक ने कहा। यहाँ से 1 मील दूर बस स्टॉप है, वहाँ से दिल्ली की बस मिल जाएगी। सुबह तक बस आ जाएगी।
मैंने विक्रम की ओर देखा। उसका चेहरा पीला था और मुझे डर था कि उसका घाव और खराब न हो जाए। मैंने दृढ़ता से कहा, विक्रम, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। कोई बहस नहीं। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकती। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन विरोध नहीं किया। हम बारिश में फिर से निकले, जो अब हल्की हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों और हमारे कदमों की आवाज थी। विक्रम मेरे करीब चल रहा था और उसका हाथ बार बार मेरे हाथ को छू रहा था। हर बार मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती थी। बस स्टॉप के पास एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। वहाँ एक थका हुआ डॉक्टर था, जिसने विक्रम के घाव को सिला और कुछ दवाइयाँ दीं। तुम खुशकिस्मत हो, डॉक्टर ने कहा। जरा और गहरा होता तो मुसीबत हो सकती थी। मैंने यह सुनकर सिहरन महसूस की और विक्रम की ओर देखा। वह शांत बैठा था, लेकिन उसकी थकान साफ दिख रही थी। सुबह होने को थी जब बस आई। हम बस में चढ़े और तंग सीटों पर पास पास बैठ गए। मैंने अपना सिर विक्रम के कंधे पर टिका दिया और धीरे से कहा, विक्रम, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। शुक्रिया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नरमी थी। ये मेरा काम है, रिया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये काम से ज्यादा है। तुम मेरे लिए खास हो। वह चुप रहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से गुंथ गईं और उसकी गर्माहट ने मुझे एक अनकहा वादा सा महसूस कराया। बस दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम की सांसों की लय ने मुझे एक बेचैन नींद में डुबो दिया। मुझे पता था, खतरा अभी टला नहीं था। कोई मेरे पीछे था और मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन विक्रम के साथ होने से मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। बस दिल्ली की सीमा में दाखिल हुई थी, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत था। मैंने विक्रम की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें हर गाड़ी को स्कैन कर रही थीं। विक्रम, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है ये लोग फिर आएंगे? उसने मेरी ओर देखा और कहा, रिया, मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वे तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और जब तक मैं हूँ, ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता भी देखी। दिल्ली पहुँचते ही हम मेरे घर गए। मैंने रवि को फोन किया और सारी बात बताई। वह तुरंत मेरे घर पहुँचा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। रिया, ये क्या हो रहा है? पहले क्लब में बदतमीजी, अब ये हमला। मुझे लगता है हमें पुलिस को और सख्ती से शामिल करना होगा, मैंने कहा। रवि, पुलिस को सारी बात बताई गई है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैंने विक्रम की ओर देखा, जो कमरे के कोने में खड़ा था। उसका घायल हाथ अभी भी पट्टी में लिपटा था। रवि ने भी उसकी ओर देखा और कहा, विक्रम, तुमने रिया को बचाया। तुम सचमुच काबिल हो। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने कहा, रवि जी, हमें रिया के शेड्यूल को कुछ दिन के लिए कम करना होगा। ज्यादा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। मैंने विरोध किया। विक्रम, मेरा काम रुक नहीं सकता। मॉडलिंग मेरी जिंदगी है। विक्रम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। रिया, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए काम से ज्यादा जरूरी है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर वही हलचल हुई। मैं चुप रही, लेकिन मन ही मन उसकी फिक्र को महसूस कर रही थी। उसी रात मेरे पिता का फोन आया। उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता थी। रिया, ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम पर हमला हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बॉडीगार्ड रखो। अब तुम चंडीगढ़ आ जाओ। ये दिल्ली तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, पापा, मैं अपनी जिंदगी यहीं जीऊंगी। मेरा काम यहीं है और मेरे पास विक्रम है। वह मेरी हिफाजत कर रहा है। पापा चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन मैं कुछ और लोग भेज रहा हूँ। और ये विक्रम कौन है? उसका बैकग्राउंड चेक किया है। मैंने फोन काट दिया। पापा की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया।
मैंने विक्रम की ओर देखा, जो खामोश खड़ा था। विक्रम, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुमने मुझे अपने बारे में ज्यादा बताया नहीं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, रिया, मेरा परिवार गांव में है। मेरे पिता एक साधारण किसान हैं। मैंने सेना में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कुछ निजी कारणों से छोड़ दिया। अब मैं यही काम करता हूँ, लोगों की हिफाजत। उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसने छिपाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विक्रम, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बता देना। उसने मेरी ओर देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वह कुछ कहने वाला है, लेकिन फिर वह चुप हो गया और बोला, रिया, अभी तुम आराम करो, मैं बाहर पहरा दूंगा। रात को मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार हाईवे का वह हमला मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, रिया, तुम जितना छिपोगी उतना हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत विक्रम को बुलाया और उसे मैसेज दिखाया। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। रिया, ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन मैं भी तैयार हूँ। उसने फोन लिया और नंबर ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह एक अनरजिस्टर्ड नंबर था। उसने कहा, कल सुबह मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात करूंगा। मेरे पास सेना में कुछ संपर्क है, हम इन लोगों को ढूंढ निकालेंगे। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, विक्रम, तुम क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? तुम्हें तो बस मेरा बॉडीगार्ड बनना था। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया, तुम मेरे लिए बस एक जॉब नहीं हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। अगले दिन विक्रम ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात की। पता चला कि हमलावर कोई साधारण गुंडे नहीं थे। वे एक बड़े रैकेट का हिस्सा थे, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करता था। विक्रम ने कहा, रिया, ये लोग तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि तुम्हारी शोहरत और तुम्हारे पिता की पावर उन्हें ललचा रही है। हमें और सावधान रहना होगा। उस रात विक्रम मेरे घर के बाहर पहरा दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी मजबूत कदकाठी, उसकी सतर्क आंखें, वह मेरे लिए एक ढाल बन चुका था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये खतरा सिर्फ मेरी शोहरत की वजह से था या इसके पीछे कोई और राज था? आगे की कहानी अगले पार्ट में मिलेगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगले पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।